इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लगभग 6000 सालों तक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm था। वहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के डेटा के अकॉर्डिंग कार्बन की मात्रा 50% इंक्रीज हुआ। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्लास 5 से लेकर ग्रेजुएट होने तक किताबों में पढ़ते और एग्जाम में लिखकर पास भी हो जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने का प्रयास नहीं करते। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे ही है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन को कम करते हैं। भूल कर भी किसी पेड़ पौधे को काटे नहीं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। आज से करीब 144 साल पहले अर्थ का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 13.9 डिग्री सेल्सियस था और 21वीं सेंचुरी के शुरुआत में अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इन 144 सालों में 1.1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट हुआ। 1.1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट आपको कम लग रहा हो, लेकिन इस वीडियो क्लिप को देखने से आपको अंदाजा लग सकता है कि यह कितना ज्यादा है। यह वीडियो नासा का ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। इस वीडियो क्लिप में जो धीरे धीरे रेड स्पॉट बढ़ रहा है वो सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीजमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। वहीं अर्थ के फॉर्मेशन स्केल पर 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लाखों सालों में होता है। इसी ग्लोबल टेम्परेचर में होने वाले इंक्रीजमेंट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसे हम हल्के में लेते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है जिसे वक्त रह रोका नहीं गया तो आने वाले समय में पृथ्वी से जीवन को ही खत्म कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज के बीच का प्रोसेस है। जब सन की एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ पर आती है तो दिन में हमारा अर्थ गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही रात होता है तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अर्थ से हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर के थ्रू स्पेस में जाने लगता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन और मीथेन जैसे गैसेस कुछ अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे रात को भी अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बीते 150 सालों में वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर टेस्टिंग से लेकर इंडस्ट्री डेवलपमेंट तक हर जगह कार्बन और मीथेन जैसे हानिकारक गैसों की क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है। इन हानिकारक गैसों के बढ़ने से एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो रहा है, जिससे अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसी ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने के प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के पीछे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं, लेकिन उन गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा सबसे अधिक है। ग्रीन हाउस गैसों की एक खास एबिलिटी होती है, ये गैसें हीट को एटमॉस्फेयर में आने तो देती है, लेकिन वापस स्पेस में जाने नहीं देती। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लगभग 6000 सालों तक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm था। वहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के डेटा के अकॉर्डिंग कार्बन की मात्रा 50% इंक्रीज हुआ है। बात करें मीथेन गैस की तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस की मात्रा बहुत कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज्यादा एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करता है। मीथेन गैस को ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन में मेजर किया जाता है, जो 2024 में 1911 ppb है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है, जो 2024 में 426 ppm है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा योगदान है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने में इंसानों का बहुत बड़ा योगदान है। साल 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या 1.6 अरब था, जो 2024 आते आते 8.1 अरब पहुंच गया। बीते 100 सालों में विश्व की जनसंख्या लगभग 4 गुना बढ़ा है। इंसानों की जनसंख्या बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंसान ऑक्सीजन को सक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण रहने के लिए स्पेस कम पड़ने लगे, जिससे जंगलों को काटना पड़ा। जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम करने का काम करते थे, उन पेड़ पौधों को जनसंख्या बढ़ने की वजह से काटना पड़ा। कुछ पेड़ पौधों को फ्यूल के रूप में जलाते हैं, जिसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक गैस निकलती है। जो पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे थे, पेड़ पौधे को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा ट्रैप हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का
कारण बन रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर स्थित बर्फ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये पिघले हुए बर्फ सागरों और महासागरों के वाटर लेवल को बढ़ा रहे हैं। बीते 25 सालों में समुद्र का वाटर लेवल लगभग 3 इंच इंक्रीज हुआ है। इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज की स्पीड भी बढ़ रही है। नॉर्मली अर्थ के किसी बड़े एरिया में 30 या 40 साल में मौसम में परिवर्तन होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज की स्पीड भी लगातार बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण ही समर के सीजन में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती है और विंटर के सीजन में ठंडी अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियों के पास के इलाकों में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिसमें हर साल हजारों घर पानी में डूब जाते और जान माल की नुकसान होती है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्लास 5 से लेकर ग्रेजुएट होने तक किताबों में पढ़ते और एग्जाम में लिखकर पास भी हो जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने का प्रयास नहीं करते। अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कम करना है तो हमें ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करना होगा। जहाँ तक हो सके हमें डीजल पेट्रोल का प्रयोग कम करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को थर्मल पावर प्लांट को कम से कम यूज करना चाहिए। इसकी जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट का यूज करना चाहिए। हो सके तो एसी की जगह कूलर का यूज करें, ये भी रूम का टेम्परेचर कम करता है। हमें अपने घरों में सोलर पैनल का यूज जरूर करना चाहिए। इससे पावर प्लांट पर लोड भी कम होगा और बिजली की बिल भी कम आएगी। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे ही है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन को कम करते हैं। भूल कर भी किसी पेड़ पौधे को काटे नहीं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है।